कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेनपिंग सोड एम्ब्रियो को कंट्रोल करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा, मगर वो सोड एम्ब्रियो इतनी जिद्दी है कि चेनपिंग चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी माउंटेन गॉड वेबो ने चेनपिंग को अपने पियून माउंटेन का टूर देकर ये बताया कि विल पावर ही सबसे ज्यादा मजबूत होती। साथ ही उन्होंने सोडची ग्रेट वॉल पर हुई ग्रेट बैटल के बारे में चेनपिंग को बता दिया। इस बैटल में आलियांग ने आखिरी मुकाबला जीतकर इंसानों को जीत दिलाई। तो चेनपिंग ने भी फैसला लिया कि वो आलियांग जैसी ग्रेट डीमंस का खात्मा करके सोडची वॉल पर अपनी छाप छोड़ेगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें स्मॉल टाउन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर चेनपिंग अपने घर से बाहर आते साथ ही उसे वोमिटिंग हुई, लेकिन इस बार उसके मुंह से ब्लड नहीं बल्कि वो जिद्दी सोड बाहर आई थी जिसने चेनपिंग की वाट लगा के रखी है। चेनपिंग को लग रहा था कि शायद अब ये मान गई होगी, लेकिन जैसे ही वो उस तलवार को छूने की कोशिश करता है उस सोड ने तुरंत ही काफी स्ट्रॉन्ग ची पावर रिलीज करना शुरू कर दी। ये सोड ची एनर्जी बड़ी ही तेजी के साथ आसमान को छूने लगी। इधर साउजन की फॉक्स उसे बता रही थी कि आज बंदा बिल्कुल भी नहीं सोने वाला, ये सोड उसे काफी ज्यादा थका रही है। वहीं पर मिशुई जो कि अपने फादर को फोर्जिंग में हेल्प कर रही थी, उसने भी सोड फ्लो को देख लिया। ओके थी फादर, देखिए चेनपिंग ने अपने लिए फ्लाइंग सोड बनवा ली है। जिस पर मास्टर वान उसे ताना मारते हुए कहने लगे कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना, चुपचाप से लोहा ठोको। दरअसल मास्टर वान को पता था कि उनकी बेटी चेनपिंग को पसंद करती है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर यांग इस सोड एनर्जी को देखकर कहने लगे कि यार नया साल आने वाला है, लेकिन फिर भी लड़का हमें शांति से रहने नहीं देगा। इसका तो जब देखो तब कुछ न कुछ चलता ही रहता। इधर उस सोड ने चेनपिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए। पता नहीं ये हमारी चेनपिंग से किस जन्म का बदला ले रही थी। वहीं पर चेनपिंग यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके अटैक को काउंटर करने लगा। उसे चिढ़ाते हुए पूछता है कि बताओ क्या तुम्हारी फ्लाइंग सोड की बिरादरी में लोगों से मिलकर उन्हें तोहफे देने का रिवाज है? देखो तो तुमसे बिल्कुल सब्र नहीं होता, बार बार मुझसे मिलने पहुँच जाती हो। जो सुनते साथ ही उस तलवार ने एक बार फिर से उस पर हल्ला बोल दिया, मगर चेनपिंग जंप लगाते हुए उससे बच जाता है और अब वो भी इस खेल में शामिल हो गया। उस सोड के हैंडल को दबोच कर उसे अपनी तरफ खींचने लगा, मगर वो सोड उससे दूर जाने की कोशिश करने लगी। तो चेनपिंग उससे कह रहा था कि बेवजह के नखरे मत दिखा, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और उतने में वो सोड उसके हाथ से छूटकर सीधे चेनपिंग के माइंड में घुस जाती है। चेनपिंग ने नोटिस किया कि भले ही गुस्से में ही सही, लेकिन उस सोड ने पहली बार उसकी बात मान ली थी। तब तक फायर पाइथन और शाओटोंग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। शाओटोंग तो आज काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है मास्टर, हमने आतिशबाजी की तैयारियां भी कर लेनी चाहिए। इस बार का न्यू ईयर सेलिब्रेशन हमें हमेशा याद रहना चाहिए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम डाली डायनेस्टी के इंपीरियल एडवाइजर सुई ज़ैंग को देख पाते हैं, जो कि जिगोई के साथ लॉर्ड जीशे और एंसेस्टर साउजी से मिलने पहुंच गए हैं। वो आते साथ ही जिगोई से कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं, इस सफर पर मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, जबकि तुम खुद ही स्मॉल टाउन के असली मास्टर हो, तो प्लीज यहाँ आकर हमारे साथ बैठ जाओ। गाइस, ये जिगोई ट्रू ड्रैगन की आखिरी डिसेंडेंट मानी जाती है। इसके ड्रैगन एंसेस्टर के बिखरे हुए शैटर्ड बॉडी पीसेस ने इस स्मॉल टाउन को इतना स्पेशल बनाया था, और इसी वजह से सुई ज़ैंग जिगोई को इस स्मॉल टाउन के असली मास्टर बोल रहे थे। वहीं पर मास्टर साउजी जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि शायद पिछली बार तुमने ही उस कुएं के अंदर मुझे डराया था। देखो तो तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी दिखती तो मुझे तुमसे कभी डर नहीं लगता। साथ ही लॉर्ड जीशे भी जिगोई से कहने लगे कि मिस, उस वक्त हम बाढ़ में बह जाते, लेकिन आपने हमारी मदद की थी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उतने में मास्टर सुई ज़ैंग लॉर्ड जीशे से कहते हैं कि चलो क्यों ना मुद्दे की बात की जाए। तो लॉर्ड जीशे कहता है कि उस ब्रोकन नेटल पोर्सलिन के मैटर को हम यहीं पर भूल सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे ग्रेट डाली डायनेस्टी के 3 वॉरियर्स को देना पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ पर मैं पहला कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। दरअसल कुछ सालों पहले एक नेटल पोर्सलिन को ब्रेक किया गया था। पोर्सलिन को ब्रेक करना यानी कि उस बंदे की किस्मत को उससे छीनने के बराबर था। तो अब उस मैटर को यहीं पर दबाने के लिए लॉर्ड जीशे 3 बंदों की मांग कर रहे थे, जिस पर सुई ज़ैंग कहने लगे कि जहाँ तक मुझे याद है उस ब्रोकन पोर्सलिन का मैटर तो कब का ही क्लोज हो चुका। और रही बात चेनपिंग की, तो वो बंदा बिल्कुल भी स्पेशल नहीं, उसका एप्टीट्यूड किसी नॉर्मल मॉर्टल से भी बदतर होगा, तो जो हुआ उसे भूल जाएंगे। इस टर्म की तो अब कोई वैल्यू नहीं बनती। गाइस, सुई ज़ैंग की इस बात से लग रहा है कि वो ब्रोकन पोर्सलिन चेनपिंग से रिलेटेड
था, जिस पर लॉर्ड जीशी गुस्से में कहने लगा कि उस पोर्सेलेन के खरीदार को अनरीजनेबल होने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन उसके पीछे जो बंदा सपोर्ट कर रहा था उसे अनरीजनेबल होने का पूरा अधिकार है। तो सुइजैंग उससे कहते हैं कि चलो इस मैटर को दबाने के लिए तुम 3 बंदों की मांग कर रहे हो, लेकिन अगर हमारी डाली डायनेस्टी ने तुम्हारे इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना किया तो तुम क्या कर लोगे? जिस पर लॉर्ड जीशी कहते हैं कि फिर तो तुम अपने ही घर में आग लगाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी डाली डायनेस्टी सदर्न कॉन्टिनेंट पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहती, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब पहले तुम अपनी इस नॉर्दर्न टेरिटरी को स्टेबल रख सको। साथ ही सोड कल्टीवेटर जू बताने लगा कि आपके नॉर्दर्न सोड कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा अग्रेसिव हैं, उन्हें भड़काना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकता। यानी कि ये लोग डाली डायनेस्टी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट करवाने की बात कर रहे थे। एंसेस्टर साउजी कहते हैं कि हाँ, आजकल के सोड कल्टीवेटर्स वाकई काफी ज्यादा गुस्से वाले हैं, तो उन्हें प्रोवोक करना आसान हो सकता। अब सुइजैंग भी नहीं चाहते थे कि उनके डाली डायनेस्टी के लोग आपस में ही फाइट शुरू करें, इसलिए वो लॉर्ड जीशी से पूछते कि बताओ तुम कौन से 3 बंदों को यहाँ से ले जाना चाहते हो। तो जीशी उन तीनों के नाम उन्हें बताने लगे, जिनमें से पहले नंबर पर है शाओलियांग, दूसरे पर है माओकुजान और तीसरे नंबर पर था ली शियांग। लॉर्ड जीशी कहते हैं कि अगर इन तीनों को आप हमारे हवाले कर दो तो इसके बदले में डाली डायनेस्टी को रिवॉर्ड मिलेगा। जो सुनते साथ ही सुइजैंग भड़क गए। वो कहते हैं कि माओकुजान ट्रू मार्शल माउंटेन का डिसाइपल बन चुका और वो तो 1 साल के अंदर ही तीसरे राउंड पर पहुंच चुका। इस बंदे का नाम काफी तेजी के साथ राइज हो रहा है। रही बात शाओलियांग की, तो ये बंदी डिवाइन स्क्रिप्चर सेक्ट की सबसे टैलेंटेड और महंगी डिसाइपल मानी जाती, जिसका नेचुरल टैलेंट और फॉर्चून इतना ज्यादा स्पेशल है कि तुम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये दोनों बंदे अपने अपने फैक्शन के बैकबोन हैं। साथ ही ये दोनों सेक्ट हमारी डाली डायनेस्टी के लिए अहम रोल प्ले करते। एक सेक्ट हमारी मिलिट्री की ताकत है तो दूसरा सेक्ट डाओविस्ट होली लैंड है। सो अगर हम उन्हें तुम्हारे बाइजू लिजाओ कॉन्टिनेंट के हवाले कर दे तो हमारी इन दोनों सेक्ट के साथ दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन हाँ, तुमने जो तीसरा नाम बताया था ली शियांग, उसका निगोशिएशन हो सकता है। जिस पर जीशी कहने लगी कि मैंने आपको ये तीनों नाम एक स्पेशल सीक्वेंस में बताए थे, जो जितना काबिल है उसी हिसाब से उन्हें 1, 2 और 3 नंबर पर रखा गया था, मगर आपने तो सबसे 2 पावरफुल बंदों को ही लिस्ट से हटा दिया। आप वो बंदा मुझे देना चाहते हो जो कि इन सब के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर है। तभी सुइजैंग कहने लगी कि ना, ये तो होने से रहा। अगर तुम इन्हीं 2 बंदों पर अड़े रहोगे तो फिर यहाँ पर डील डिस्कस करने के लायक कुछ भी नहीं बचता। जो सुनकर सोड कल्टीवेटर जू अपनी सोड बाहर निकालने के लिए तैयार हो गया, मगर सुइजैंग एक ग्रेट मैनिपुलेटर है। इसे तो डाली डायनेस्टी का सबसे शातिर नेगोशिएटर माना जाता था। अरे ये बंदा इतना ज्यादा स्मार्ट है कि इसने आलियांग जैसे सोड इमॉर्टल को बस अपनी मीठी मीठी बातों से डाली डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने से रोक लिया था। वो तुरंत ही जीशी से कहने लगा कि हमारी जिगुई ने तुम्हारी जान बचाई थी, तो बताओ तुम उस एहसान को कैसे चुकाओगे। तो जीशी कहने लगा कि एडवाइजर क्यों ना आप पहले मेरे ऑफर को सुन लीजिए। अगर आप इन तीनों बंदों को हमारे हवाले कर दो तो हम बदले में पर्सनली डाली डायनेस्टी की हेल्प करेंगे। आपको सदर्न कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना है, तो इस काम में मेरे लोग आपकी हेल्प करेंगे। सदर्न कॉन्टिनेंट को आप बिना कोई खून खराबा किए हरा सकते हो, और साथ ही मैं जिगुई को अपनी पर्सनल डिसाइपल बनाने के लिए भी तैयार हूँ, ताकि वो कल्टीवेशन में और भी ज्यादा फियर्स हो जाए। लेकिन अगर आपने मना किया तो फिर मेरे बाइजू लिजाओ कॉन्टिनेंट के लोग खुद होकर आपकी ग्रेट डाली डायनेस्टी के नॉर्दर्न बॉर्डर पर अटैक कर देंगे, और ये मैं वादा करता हूँ कि इस हमले में डाली को पछताना पड़ेगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बल्कि मेरे बाइजू लिजाओ कॉन्टिनेंट के हर एक सोड कल्टीवेटर का आपसे वादा है कि हम आपका जीना हराम कर देंगे। तो अब बताएं, आपको हमसे क्या चाहिए, हमारा सपोर्ट या फिर हमारा कहर। जिस पर सुइजैंग कह रही थी, बाप रे, ये वाला दाव तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये सीन यहीं पर कट हो के हम शीशांग और उसके क्ले सर्वेंट को देख पाते हैं। क्ले सर्वेंट कहने लगा, मास्टर मैंने सुना था कि इस दुनिया में टोटल 9 ग्रेट फॉर्चून टावर्स हैं, तो फिर उनमें से सबसे आखिरी वाले टावर का नाम इतना अलग क्यों रखा गया। जिस पर शीशांग कह रहा था कि शायद तुम बाइजी कामिंग की बात कर रहे हो। तो सर्वेंट पूछता है कि बाइजी वही है ना जिसे सभी ग्रेट डीमंस का एंसेस्टर माना जाता। जिस पर शीशांग उसे समझाने लगा कि गलती से भी डीमन लॉर्ड बाइजी का नाम मत लेना, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। खैर, अब हम चेन पिंग के घर जा रहे। कुछ लोग गलतियाँ करते हैं और मुझे उन्हें सुधारना पड़ता। जिसके बाद वो चेन पिंग से मिलने पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि मैं कुछ काम की वजह से स्मॉल टाउन छोड़कर जा रहा हूँ, तो जाने से पहले मैं तुम्हें टोकन देना चाहता था। साथ ही मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। दरअसल मेरे छोटे भाई बाउजिन ने ही लिन को लेटर लिखकर तुम पर अटैक करने के लिए बताया था। जब तक मुझे ये बात पता चली तब तक काफी ज्यादा देर हो गई थी। मेरा भाई बचपन से ही जिद्दी है, वो कभी अपनी गलती कबूल नहीं करता, तो मैं उसका बड़ा भाई होने के नाते तुमसे बात करने आया हूँ।
ये टोकन अपने पास रखो। जिस पर चेनपिंग कह रहा था कि भाई मुझे ये टोकन नहीं चाहिए। और रही बात बाओजिन की, अगर वो दोबारा मुझ पर अटैक करेगा तो मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग उससे डील करूंगा। जिस पर शीशांग कहता है कि आगे चलकर तुम पावरफुल बनोगे। उस वक्त बाओजिन चाहकर भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज एटलीस्ट हमारी दोस्ती की खातिर उसे घायल करके जिंदा छोड़ देना। सिर्फ एक बार उसे जिंदा रहने का मौका देना। और हाँ, अगर फिर भी वो नहीं माना और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर तुम खुद को बिल्कुल भी मत रोकना, उसे ऑन द स्पॉट खत्म कर दो। तो चेनपिंग भी उसकी बात मान जाता है और अभी दोनों प्राइवेटली बात करने चले गए। इधर शाओटोंग शीशांग की क्लेस सर्वेंट को काफी अजीब तरीके से घूर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शीशांग चेनपिंग को चार्म टोकन देने के लिए जिद कर रहा था। वो कहता है कि अगर तुम इसे अपने पास नहीं रखना चाहती तो इसे घर पर ही किसी कोने में टांग दो। लेकिन चेनपिंग ने इसके लिए मना किया और शीशांग को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो चेनपिंग के लिए कोई तोहफा न दे। इधर शाओटोंग और सर्वेंट एक दूसरे को घूरने में बिजी थे कि तभी शीशांग ने अपने सर्वेंट को बुला लिया, जिससे इनकी आंखों में चल रही बैटल डिस्टर्ब हो जाती है। वेल, यहाँ पर शीशांग ने अपना एक स्पेशल ब्रश बाहर निकाल लिया था, जिसे इंस्पायर्ड राइटिंग भी कहा जाता है। वो चेनपिंग को बताता है कि आज मैं तुम्हें टैलिस्मान को ड्रॉ करने की टेक्निक सिखाने वाला हूँ। जब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ जाए उस वक्त ही मैं अपना ये ब्रश नीचे रखूंगा। तो चेनपिंग उसे बताता है कि सीनियर, मैं तो काफी स्लो लर्नर हूँ, इसमें आपका ही वक्त जाया हो जाएगा। तो शीशांग कहने लगा कि मैंने तुम्हारे जैसा मेहनती बंदा आज तक नहीं देखा। तुम टैलेंटेड हो लेकिन कभी भी अपनी स्किल्स पर घमंड नहीं दिखाते। इसे अप्रोच को हमेशा अपने साथ रखना। और अब वो चेनपिंग को बताने लगा कि अपने ट्रूची पावर को इस ब्रश के साथ मर्ज करके एक ही फ्लो में स्ट्रोक करो। हर एक कैरेक्टर एक दूसरे से रिजोनेट करेगा। वेल, यहाँ पर शीशांग ने कई सारे कैरेक्टर्स लिख दिए थे जो कि इन दोनों पाइथन्स और चेनपिंग के सर के ऊपर से गुजर गए। और अभी सिलसिला आधी रात तक चलता रहा। फाइनली चेनपिंग ने उसमें से एक वर्ड को समझ लिया था तो शीशांग ने खुश होकर वो ब्रश उसके हवाले कर दिया। हालांकि चेनपिंग उसे बताता है कि मैं कल्टीवेट नहीं कर पाता, मुझे तो लगता भी नहीं कि मैं कभी ट्रूची पावर को समन कर पाऊंगा। टैलिस्मान को ड्रॉ करना तो मार्शल आर्टिस्ट का काम है, तो प्लीज इसे वापस ले लीजिए। मगर शीशांग उसे बता रहा था कि आगे चलकर तुम्हारे पास ची पावर्स आने वाली है और अगर इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो ये लेटर्स तुम्हारी डिवाइन सोल और फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फायदेमंद साबित होंगे। साथ ही शीशांग ने चेनपिंग से सवाल पूछा कि क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि मेरा नाम मेरी सिबलिंग से थोड़ा सा अलग है? जिस पर चेनपिंग कह रहा था, ना सीनियर, मैंने तो कभी इस पर गौर ही नहीं फरमाया। तो शीशांग कहने लगा कि देखो, उनके नाम है बाओजिन और बाओपिंग और मैं हूँ शीशांग। असल में हम दोनों के दरमियान एक कार्मिक बॉन्डिंग है। मैं अपने भाई की गलतियों के लिए तुम्हें गिफ्ट नहीं दे रहा, बल्कि ये तोहफा तो हम दोनों के कनेक्शन के लिए है। दरअसल शीशांग की बातें माउंटेन गॉड वीबो ने भी सुन ली थी। वो भी सोच में पड़ गए कि आखिर शीशांग का चेनपिंग के साथ क्या कनेक्शन है और ये बंदा एग्जैक्टली है कौन। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एंसेस्टर साओजी को देख पाते हैं, जिसे साओजुन की फॉक्स बता रही थी कि लॉर्ड ज़ीशी बाइजू लिजाओ कॉन्टिनेंट के ट्रू लॉर्ड है और वो अब जल्दी डाविस्ट हेवनली लॉर्ड भी बनने के करीब है, यानी कि पूरा की पूरा बाइजू लिजाओ कॉन्टिनेंट उस अकेले के हाथ में रहेगा। मगर फिर भी वो बंदा डाली डायनेस्टी की साइड जाने के लिए तैयार हो गया और तुम पूरी तरह से अकेले पड़ गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस लॉर्ड ज़ीशी के खिलाफ दुश्मनी को हैंडल कर पाओगे? इधर एंसेस्टर साओजी को वहाँ के एक पत्थर के नीचे एक सिक्का मिल चुका था, जिसे देख वो कहते हैं कि ये तो बड़ा ही अच्छा ओमेन है। वहीं पर सोर्ड कल्टीवेटर जू उनसे कहने लगा कि अगर लॉर्ड ज़ीशी वाकई डाले डायनेस्टी की मदद करेगा तो इसके चक्कर में सुई डायनेस्टी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। इन दोनों का एक छोटा सा निगोशिएशन बड़ा सा दाव बन सकता है। डाले के एडवाइजर का इसमें फायदा होगा। लेकिन आप बोल रहे थे कि ज़ीशी ये खुद नहीं कर रहा, बल्कि कोई और है जो इससे डील करवा रहा। तो साओजी कहता है कि ये लोग अचानक से ही यहाँ चले आए। ज़ीशी दोबारा से पोर्सलेन के मैटर को बातचीत की मेज पर ला रहा है। इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा और मेरे ख्याल से वो रीजन है चेन फैमिली की ग्रेव पर ग्रो किया हुआ दरख्त। तो साओजुन कहता है कि अगर आप पूरी की पूरी चेन फैमिली की हिस्ट्री को चेक करो तो उनमें से किसी भी बंदे के पास ग्रेट फॉर्चून नहीं था। चेनपिंग के बारे में भी मैंने इन्वेस्टिगेशन किया और मुझे पता चला कि उसके पास भी हाल ही में पैसे आए हैं, लेकिन कल्टीवेशन के मामले में वो तो अभी तक 0 ही है। इसलिए जो आपने दावा किया था कि ग्रेव पर कोई पेड़ आया है और अब एक नया साइंटिस्ट दुनिया में कदम रखेगा, तो चेनपिंग तो नहीं हो सकता। जिस पर एंसेस्टर साओजी कह रहा था कि माउंटेन कल्टीवेटर्स को बातें राज रखने में काफी ज्यादा मजा आता, तो हो सकता है कि इन माउंटेन कल्टीवेटर्स में कोई जीनियस होगा जिसके बारे में हमें आज तक पता नहीं चला। जिस पर जू कह रहा था कि अगर ज़ीशी और सुइजैंग के दरमियान डील सक्सेसफुल हुई तो मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन अगर उनकी डील फेल हो गई तो फिर मेरा भी ये मसला बन जाएगा।
जो सुनते साथ ही एंसेस्टर साओजी जू से कहने लगा कि क्यों ना हम लोग मिलकर उस जीशे को खत्म कर दे। इस काम के लिए हम मास्टर वान को भी हमारी टीम में शामिल कर लेंगे। जिस पर लॉर्ड जू कहने लगा कि स्मॉल टाउन में किसी को खत्म करना अलाउड नहीं है और लॉर्ड जीशे तो बाइजू लिजाओ कॉन्टिनेंट का मास्टर है। अगर उसे मारा तो जरूर से लिजू हेवन केव डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या आपको नहीं लगता फिर इसका डाली डायनेस्टी पर असर पड़ेगा? जिस पर एंसेस्टर साउजी कहने लगा कि हाँ ये तो हो सकता है, लेकिन हमने इस मैटर को अच्छे से हैंडल करना होगा। लॉर्ड जीशे हमारी डाली डायनेस्टी के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट है। अगर उसे एलिमिनेट किया तो ग्रेट डाली डायनेस्टी पर बन रहा खतरा टल जाएगा। साथ ही हमें फिर उसे 3 डिसाइपल्स देने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। उतने में ही वो फॉक्स उन लोगों को बताने लगी कि सदर्न कॉन्टिनेंट में एक ट्रू चेन फैमिली है जो कि जीशे और उसके बाइजू लिजाओ कॉन्टिनेंट को जरा पसंद नहीं करती। सो अगर आप जीशे को खत्म करते हो तो ये चेन फैमिली के लिए काफी अच्छा तोहफा होगा। और वैसे भी चेन फैमिली की एक डॉटर के साथ हमारे साउज उनकी शादी होने वाली है, तो उन्हें शादी के तोहफे के तौर पर लॉर्ड जीशे का कटा हुआ सर भेज देना। इस तरह से वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। वो तो फिर इम्प्रेस होकर अपने घर की एक और बेटी एंसेस्टर साउजी के लिए भी भेज सकते हैं। जो सुनते साथ ही साउजी ने मजाक मजाक में उस पर अटैक कर दिया। और अब एंसेस्टर साउजी लॉर्ड जू से कहने लगा कि अगर हमने लॉर्ड जीशे को खत्म किया तो हमारे साउथ कैंपेन के सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। फिर साउथ पर भी ग्रेट डाली डायनेस्टी का कंट्रोल होगा, मगर हमें सुई डायनेस्टी के 5वीं और 10वीं रेल्म के कल्टीवेटर्स पर भी नजर रखनी होगी। मेरे ख्याल से उनके पास 10वीं रेल्म के बस 2-4 बंदे होंगे और बाकी के सारे 5वीं रेल्म के कल्टीवेटर हैं। मैं तो उनके साथ आसानी से निपट सकता हूँ। तुम समझ रहे हो ना, लॉर्ड जीशे ही हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। जो सुनते साथ ही वो बंदा एंसेस्टर साउजी से कहने लगा कि मेरे ख्याल से आपकी उस लॉर्ड जीशे के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है। आपकी बातों से ये सब फील हो रहा है कि आप उसे मारने के लिए काफी ज्यादा बेताब हो। जिस पर एंसेस्टर साउजी कहता है कि मेरी जीशे के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि हम दोनों तो लंगोटिया यार हैं। ये तो बस समय का तकादा है, वरना मैं अपने दोस्त को मारने की प्लानिंग क्यों बनाता। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम शुई को देख पाते हैं जो कि चेनपिंग के घर के दरवाजे को डेकोरेट कर रही थी। और तभी स्मॉल टाउन की कुछ औरतें अपने बच्चों के साथ वहाँ पर पहुँच जाती हैं। दरअसल ये लोग यहाँ पर चेनपिंग से पैसे मांगने आई थी और ये बात शुई को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि आप लोगों ने ऑलरेडी शॉपकीपर से ढेर सारा सामान लिया और आप बोल रही थी कि उसका सारा पैसा चेनपिंग चुकाएगा, मगर इतने से भी आपका दिल नहीं भरा तो आप दोबारा से उसे तंग करने यहाँ पहुँच गई। जिस पर वो लेडीज कहती कि मिस शुई आप तो हमें गलत समझ रही, हम तो बस नए साल के मौके पर चेनपिंग से मिलना चाहते हैं। और शायद तुम ये बात भूल गई कि जब चेनपिंग छोटा था तब हमने उसे खाना खिलाया, नहीं तो वो बचपन में ही भूखा मारा जाता। अब अगर वो खुद ही मर जाता तो बताओ फिर उसके पास इतना सारा पैसा कैसे आता। खाना खिलाने का छोड़ो, हमने तो उसकी मदर को दफनाने के लिए भी पैसे लगाए थे, वरना तो उसकी माँ की लाश को जानवर नोच नोच के खा लेते। हमने ही कंट्रीब्यूशन करके उसकी माँ को दफनाया था। और वैसे भी हम यहाँ पर हजारों लाखों सिल्वर टेल्स मांगने तो नहीं आए, बस हमारे बच्चों को थोड़ी सी पॉकेट मनी चाहिए। और वैसे भी हमारे बच्चे उसे अपना बड़ा भाई मानते, तो ये तो चेनपिंग का फर्ज है। वेल उन लोगों की बातें सुनकर शुई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन लोगों से कहती कि क्या चेनपिंग ने तुम्हें नए साल के तोहफे नहीं दिए? तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा कि जब चेनपिंग छोटा था तब उसने हमारे गार्डन से सब्जियां चुराई थी, तो अब अगर उसके पास पैसे आए हैं तो उसने हम पर खर्च करना चाहिए। साथ ही उस औरतों ने उसका दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। वो कहती है कि अगर आज चेनपिंग ने हमें पैसे नहीं दिए तो हम उसे कर्ज करेंगे। सो ये थी स्मॉल टाउन के लोगों की सच्चाई। अगर इन्होंने किसी को एक निवाला खिलाया तो ये उसका 1000 गुना ज्यादा वापस लेंगे। वेल ये सब देखकर शुई को थोड़ी देर पहले की बातें याद आई, जहाँ पर चेनपिंग स्मॉल टाउन के लोगों के लिए तोहफों की पैकिंग कर रहा था। शुई उसे बताती है कि यहाँ के लोग हमेशा तुम्हें लूटना चाहते हैं, पता नहीं तुम उन्हें इतने सारे तोहफे क्यों दे रहे। जिस पर चेनपिंग बता रहा था कि इनमें से कई सारे लोगों ने मुझे बचपन में खाना खिलाया था, तो मैंने भी उनके एहसानों को चुकाना चाहिए। तो शुई उससे कहती कि क्यों ना फिर तुम उनके हवाले सिल्वर कर दो। जिस पर चेनपिंग कहता है कि इंसानों का नेचर काफी ज्यादा अलग रहता, उनके लिए खाने पीने की चीजें या फिर कपड़े सिल्वर से भी ज्यादा मायने रखते। और अगर ये वाले तोहफे उन्हें पसंद नहीं आए तो वो इन्हें शॉप पर ट्रेड करके उससे सिल्वर भी ले सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इन तोहफों को देखकर मेरे पड़ोसी खुश हो जाए, लेकिन चेनपिंग को ये पता नहीं था कि उसके पड़ोसी कितने ज्यादा लालची हैं। इसलिए अब शुई उन पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये नया साल तुम लोग जिंदगी भर याद रखोगे। जिसके चलते वो लोग गुस्से में वहाँ से रवाना हो गए। अब थोड़ी देर बाद चेनपिंग अपने पाइथन्स के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। यहाँ पर चेनपिंग शाओ टोंग को बता रहा था कि तुमने फायर पाइथन जैसे यहाँ पर संभाल कर रहना चाहिए।
स्मॉल टाउन के लोग कितने पावरफुल है इसका अंदाजा तो कोई भी नहीं लगा सकता। जिस पर शाओटोंग कह रहा था कि मैं तो बस उसी बंदे के सामने अच्छे से रहूंगा जो अपने एक ही पंच में मुझे मारने की काबिलियत रखता, और उतने में उन्हें जिगुई अपने सामने नजर आई तो चेनपिंग तुरंत ही उसकी मदद करने पहुंच जाता है। उससे पूछता है कि जिगुई क्या सॉन्ग जिनशिन तुम्हारे साथ वापस नहीं आया? तो जिगुई उसे बताती है कि अब सॉन्ग जिनशिन ने अपना नाम बदल लिया, उसका नया नाम है सॉन्ग मू, और साथ ही उसकी हाइट भी थोड़ी सी बढ़ चुकी है। मगर ये सारी बातें सुनकर चेनपिंग इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि सॉन्ग जिनशिन उसे मारना चाहता है। अब रात के समय शाओटोंग चेनपिंग और फायर पाइथन को बताने लगा कि इस नए साल पर मैंने एक फैसला लिया है, मैं आज से ही मन लगाकर कल्टीवेट करूंगा और फिर 1 साल बाद इतना पावरफुल बनूंगा कि आप दोनों मेरी तारीफें करोगे। बस इस नए साल के मौके पर अगर मेरे मास्टर मुझे गोल्डस्टोन दे दे तो मजा आ जाएगा। बस एक बार मैं पावरफुल बनूं, फिर तो मास्टर मुझे इस टाउन के लोगों को बुली करवाने ले जा सकते हैं। मास्टर जिसे बोलेंगे मैं उसे तंग करूंगा। वेल उसकी सारी बातें सुनकर चेनपिंग और फायर पाइथन को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, जिसके बाद चेनपिंग कहता है कि तुम्हारी ख्वाहिशें सुनकर तो मजा आ जाता। अब यहाँ पर शाओटोंग को लग रहा था कि शायद चेनपिंग उसे कोई गोल्डस्टोन नहीं देने वाला, इसीलिए वो अपनी पॉकेट में रखी हुई गोल्डस्टोन को खाने लगा। और उतने में चेनपिंग ने उन दोनों पाइथन्स के सामने उनके नए साल के तोहफे पेश किए। उन दोनों ने जैसे उन तोहफों को देखा वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए क्योंकि चेनपिंग उनके लिए एक बहुत ही पावरफुल गोल्डस्टोन लेकर आया था। साथ ही शाओटोंग चेनपिंग से कहता है कि मास्टर आप ही तोहफे हमें नहीं दे सकते, इन्हें कंज्यूम करने के बाद तो हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, आगे चलकर आप कभी भी मुझे कल्टीवेशन में मैच नहीं कर पाओगे। एक मास्टर ने अपने सर्वेंट के मुकाबले हमेशा ताकतवर होना चाहिए। तभी चेनपिंग ने उससे सवाल पूछा कि बताओ अगर तुम्हारा दोस्त काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है तो क्या तुम्हें उसके लिए खुशी होगी? जिस पर शाओटोंग कहता है हाँ मैं तो उसके लिए काफी ज्यादा खुश हो जाऊंगा। तो फिर चेनपिंग उसी सवाल को थोड़ा सा बदल कर पूछता है कि बताओ अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे भी अच्छी प्रोग्रेस करे, तुम कल्टीवेशन के मामले में उससे काफी ज्यादा पीछे रह गए, तो बताओ क्या तब तुम्हें अपने दोस्त के लिए खुशी होगी? अब इसका जवाब तो शाओटोंग के पास नहीं था। तभी चेनपिंग उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो काफी ज्यादा खुश हो जाता। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त काफी अच्छी प्रोग्रेस करे, वो मुझसे भी शानदार जिंदगी को लीड करे, उन्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी मिलेगी। और गाइस यही तो बात है जो चेनपिंग को दूसरों से अलग बनाती। उसे तो ना ही किसी के पावर से जेलसी होती और ना ही किसी के पैसों से। और अब अपने मास्टर का असली नेचर जानने के बाद ये दोनों पाइथन काफी ज्यादा रोने लगे। उन्हें रियलाइज हो चुका था कि उन्हें इस दुनिया का सबसे बेस्ट बंदा एज अ मास्टर मिल चुका है। वेल यहाँ पर चेनपिंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों का रोना बंद कैसे करवाए। और उतने में ही दरवाजे पर नॉक हो जाता है। दरअसल फेरी शाओलियांग चेनपिंग से मिलने आई थी। वो उससे कहती कि चेनपिंग मैं ये गोल्डस्टोन तुम्हें वापस लौटाने आई हूँ, साथ ही तुम्हें फॉर्चून टेलर लियो चेन का भी पैगाम देना था। उन्होंने बताया है कि वो जल्दी तुमसे मुलाकात करेंगे। इधर शाओटोंग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर शाओलियांग को चुपके से देखने लगा। वो हर एक डायरेक्शन से शाओलियांग की खूबसूरती को निहार रहा था। तभी फायर पाइथन उससे कहने लगी कि दूसरों की बातें चुपके से सुननी नहीं चाहिए। और फायर पाइथन की इस बात पर शाओलियांग की स्पिरिचुअल बीस्ट भी राजी हो गई। तो शाओटोंग उससे कहता है कि तुम दोनों बेवकूफ हो, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा कि शाओलियांग एक फेरी मेडन है। इस दुनिया में वही एक ऐसी इमॉर्टल है जिसके मैंने दिन रात सपने देखे। अगर उनके हाथ को टच करने का भी मौका मिले तो मैं खुशी से अपने 100 सालों की कल्टीवेशन को जाया कर दूंगा। मैं तो बस किसी भी कीमत पर शाओलियांग को छूना चाहता हूँ। जो सुनते साथ ही फायर पाइथन ने उसे थरकी बोलकर फटका लगा दिया। मगर शाओटोंग एक बार फिर से दरवाजे से झांकने लगा। इधर फेरी शाओलियांग चेनपिंग से कहने लगी कि चलो बिजनेस की बातें तो खत्म हो गई, अब क्यों ना थोड़ा सा प्राइवेट मैटर डिस्कस किया जाए। और इतना कहते साथ ही उसने उन दोनों के आसपास एक पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर लिया ताकि कोई भी उनकी बातें ना सुन सके और ना ही देख पाए। उसने जो शील्ड बनाई थी उस शील्ड ने शाओटोंग को भी उठाकर काफी दूर पटक दिया। और अब यहाँ पर शाओलियांग चेनपिंग से कहने लगी कि तुमने तो सुनाई होगा मैं डिवाइन स्क्रिप्चर से को छोड़ चुकी हूँ। जिस पर चेनपिंग कहता है ना मुझे तो ये बात आपसे ही पता चल रही। तो शाओलियांग उसे बताती है कि मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा शैलो हो गई और ऊपर से लोग मुझे बेवजह फेमस बना रहे। तभी चेनपिंग उससे पूछता है कि फेरी शाओलियांग क्या आप मुझे क्लियरली बता सकती हो कि आप मुझसे मिलने क्यों आ गई? तो शाओलियांग उससे कहती कि जब तुमने इस लीजू केव हेवन को छोड़ा तब से ही तुम्हारा नसीब तुम्हारे साथ आ गया। तुम्हारी काफी अमेजिंग तरीके से प्रोग्रेस हो गई। क्या तुम्हें पता भी है उसके पीछे का रीजन क्या था? अब चेनपिंग के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो
तो बंदी उसे एकदम गुस्से में कहने लगी कि तुमने वो गोल्ड स्टोन मेरे हवाले करके मेरा आधा फॉर्चून चुरा लिया था। अब उसके बदले हुए तेवर देखकर चेनपिंग काफी ज्यादा पैनिक हो गया। उससे कहता है फेरी शाओलियांग, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही, लेकिन इस पर इल्जाम लगाती है कि चेनपिंग ने उसका आधा फॉर्चून चुरा लिया। एक एल्डर को देख पाते जिनकी दिमागी हालत काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी। वो राह चलते हुए हर एक बंदे से पूछ रहे थे कि क्या तुमने अपने बच्चे का नाम रखा है। तो लोग उसे पागल समझकर पुश करने लगे। तब एक बंदा उस एल्डर की फिरकी लेने के लिए पहुंच गया। वो कह रहा था कि मेरे बेटे का नाम अभी तक नहीं रखा, क्या आप कोई अच्छा सा नाम बता सकते हो। तो एल्डर काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक अच्छा सा नाम बताऊंगा, आप वही नाम रखना। और तभी वो बंदा उनके मुंह पर एक जोरदार लात मार के उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, मगर एल्डर की जगह वो बंदा ही नीचे पटक गया। तो गुस्से में आकर अपने चमचों से कहने लगा कि मेरा मुंह क्या देख रहे, जल्दी से जाकर इस बुड्ढे की पिटाई लगाओ। तो वो लोग भी उस एल्डर पर चारों तरफ से लाते बरसाने लगे। उनके पाँव में दर्द हो गया, लेकिन उस एल्डर पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। साथ ही अब उस एल्डर का गुस्सा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। और तभी वहाँ पर एक मॉन्क पहुँच जाता है। तो उस एल्डर ने सीधे जाकर उसके पाँव पकड़ लिए। उस मॉन्क से कह रही थी कि प्लीज मुझे इतनी समझ दीजिए कि मैं अपने ग्रैंडसन के बारे में पता कर सकूं। मैं अपने बच्चे को बस एक बार देखना चाहता हूँ। अगर मैं उसे एक बार भी मिल नहीं पाया तो मैं सुकून से मर भी नहीं सकता। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैंने उसका दिल दुखाया था और उस बात का मुझे अफसोस है। मैंने उसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया था। प्लीज मेरे लिए इतना कर दीजिए और बदले में मैं आपका सर्वेंट बनने के लिए भी तैयार हूँ। साथ ही साथ एल्डर अपना सिर पटक पटक कर उनके सामने रहम की भीख मांग रहे थे। तो उनकी इसी हालत देखकर वो मॉन्क कहने लगा कि इंसान काफी ज्यादा अजीब होते हैं, जो बात उन्हें दुख पहुंचा रही है उसे भी खुद से दूर नहीं करना चाहते। तुमने अपने सारे बंधनों को तोड़कर मुक्त होना चाहिए। तो एल्डर कहते नहीं, इस जन्म में तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर वो मॉन्क कहने लगा कि अगर तुम इन फीलिंग्स को जाने नहीं देना चाहते तो इस मसले की जड़ में जाओ। तुम्हारे ग्रैंडसन का मास्टर लॉन्गचॉन काउंटी यानी कि डाली डायनेस्टी के स्मॉल टाउन का रहने वाला है। जाओ जाकर उसके मास्टर से मिल लो। मास्टर का नाम सुनते साथ ही वो बंदा काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कहता है नहीं, मैं उस वेशांग से मिलना नहीं चाहता। तो मॉन्क उन्हें बताता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे ग्रैंडसन का पहला मास्टर था वेशांग, लेकिन अब तुम्हारे ग्रैंडसन ने अपने मास्टर को बदल लिया है। हालांकि एल्डर को अब इस मॉन्क की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उसे बताने लगा कि मेरा ग्रैंडसन वेशांग को काफी ज्यादा पसंद करता था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने अपने मास्टर को बदल लिया। जिस पर वो मॉन्क कहता है कि तुम्हारा ग्रैंडसन एक जीनियस है, उसकी फिलॉसफी और प्रैक्टिकल अचीवमेंट उस ऊंचाई पर पहुंच गई जिसे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने डिसीजन सोच समझ कर ले सकता है। तो तुम्हें सबसे पहला उसके मास्टर से मिलना होगा, तभी जाकर तुम्हें अपने ग्रैंडसन के बारे में पता चलेगा। तो एल्डर पूछते कि क्या आप मुझे उसके मास्टर का नाम बता सकते हो। जिस पर उस मॉन्क ने जवाब दिया कि वो है डाली डायनेस्टी के स्मॉल टाउन का चेनपिंग। तो एल्डर कहता है ठीक है, मैं उस चेनपिंग से मिलने जरूर जाऊंगा। सो गाइस, ये एल्डर कोई और नहीं बल्कि हमारी करामती ज़ैंग के ग्रैंडफादर हैं। उन्होंने अपने हाथ पर चेनपिंग का नाम और पता काफ कर लिया था ताकि वो बिल्कुल भी उसे भूल न पाए। वो कहते हैं चेनपिंग अब जल्दी हमारी मुलाकात होगी। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग फेरी शाओलियांग के साथ बात कर रहा था। वो कहता है आप मुझ पर आपके फॉर्चून को चुराने का इल्जाम लगा रही हो, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रही हो। और अब हमें शाओलियांग की कहानी दिखाई गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी ग्रेट डाओ के नाम की थी। उसकी लाइफ में कल्टीवेशन के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन जब उसने रेड ड्रैगन को घायल किया उस वक्त उसके मास्टर की नजरें बदल चुकी थी। वो हमें बताती है कि उन्होंने मेरी तरफ इस तरह से देखा मानो कोई मर्द एक औरत को घूर रहा हो। उनकी आंखों में मेरे लिए अजीब सी लस्ट नजर आई। उन्होंने आज तक मुझे इस तरह से कभी ट्रीट नहीं किया था, लेकिन अब वो बदल चुके हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि इस सेक्ट में सिर्फ तुम ही एक ऐसी पर्सन हो जो कि मेरी पूरी लेगेसी को इनहेरिट कर सकती। तुम्हारी जितना काबिल यहाँ पर कोई और है ही नहीं। यानी कि मेरी डाओ कंपेनियन बनना तो खुद हेवन की मर्जी है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों ये सेक्ट छोड़कर फ्री कल्टीवेटर बन सकते हैं, फिर ये पूरी दुनिया हमारा घर होगी। हम दोनों एक कपल बनकर बेफिक्री जिंदगी जी सकते हैं। तो शाओलियांग हमें बताती है कि मैंने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि मेरे मास्टर की बात काफी ज्यादा पेचीदा और बेकार थी, इसलिए मैंने डिवाइन स्क्रिप्चर सेक्ट को छोड़ दिया। मेरे पास उनका दिया हुआ जेड मेडन का टाइटल भी मैंने वापस कर दिया। तो मेरी वजह से डिवाइन स्क्रिप्चर सेक्ट का काफी बड़ा नुकसान हुआ।
मेरे पास काफी रेयर एबिलिटीज थी, लेकिन मैंने उस सेक्ट को छोड़ते साथ ही उनकी जेड मेडन भी चली गई और साथ ही साथ उसकी एबिलिटीज भी। डिवाइन स्क्रिप्चर सेक्ट का जो दबदबा था वो अब पहले जैसा नहीं रहेगा और इसी वजह से मेरे मास्टर भी मुझ पर काफी ज्यादा भड़क गए। उन्होंने मुझे जान से मारने की भी धमकी दी, लेकिन फिर भी मैं अपने फैसले पर कायम थी। और फिर मेरी मुलाकात हुई फॉर्चून टेलर लियोचेन से। उन्होंने मुझे उनकी डिसाइपल बनने का चांस ऑफर किया। लियोचेन उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें मेरी डायरेक्ट डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक शख्स से मिलने जाना होगा। वो बंदा एक लाल धागे से तुम्हारी तकदीर के साथ कनेक्टेड है। तुम दोनों की डेस्टिनीज एक साथ जुड़ चुकी, यानी कि अब तुम दोनों का सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ शेयर होगा। तुम यूँ समझ लो कि तुम्हारी जोड़ी को खुद ही वन ने बनाया है। और गाइस, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि चेनपिंग था। शाओलियांग बताती है कि जब मैं चेनपिंग से पहली बार मिली थी तब मुझे उसके साथ एक कनेक्शन महसूस हुआ। उस वक्त वो बॉन्ड इतना ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन अब वो रिश्ता और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होता है, एक समंदर जैसा गहरा और मजबूत, मानो हम दोनों की तकदीर की जंजीरें आपस में जुड़ी हुई है। कहीं ये सब लियोचेन की ही कोई चाल तो नहीं थी। और फिर लियोचेन एक बार फिर से उससे मिलने आया। वो उसे बताता है कि चेनपिंग की किस्मत पलट गई, उसकी बर्बादी अब एक नई ग्लोरी बन चुकी है। उसकी इस कामयाबी के पीछे दो रीजंस हैं। उसमें से एक है चेनपिंग की जिद। वो तब तक हार नहीं माना जब तक किस्मत खुद उसके सामने नहीं झुकी। उसने न जाने कितनी सारी मुसीबतों को फेस किया, लेकिन कभी शिकायत नहीं लगाई और ना ही कभी अपनी तकदीर को कोसा। तो उसके इसी रेजिलियंस को देखकर हेवंस ने उसे रिवॉर्ड दिया। अब उसकी ग्लोरी का दूसरा रीजन मैं हूँ। वेल, यहाँ पर गॉलस्टोन शाओलियांग के सामने आ चुका था, मगर वो उस गॉलस्टोन को हाथ लगा पाई इससे पहले लियोचेन ने उससे वो स्टोन दूर खींच लिया। वो कह रहा था कि सेंट जीशांग बेवजह ही मैच मेकर बनकर चेनपिंग को निंग्याओ के साथ बांध रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक मैच मेकर बनकर चेनपिंग के लिए एक बढ़िया सी पार्टनर ढूंढूं। जो गॉलस्टोन चेनपिंग ने तुम्हें दिया था, मैंने उसी को एक धागे जैसा यूज करके तुम दोनों को एक साथ जोड़ दिया। अब तुम लोग फॉर्चून और मिस फॉर्चून को एक साथ शेयर करोगे। अगर किसी ऑर्डिनरी बंदे की किस्मत चेनपिंग जैसी होती तो कब का ही मारा जाता, मगर चेनपिंग एक एक्सेप्शन है। उसने अपनी किस्मत के बैड लक को गुड लक में बदल दिया। आगे चलकर उस बंदे को बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, लेकिन अगर वो उस कामयाबी को हैंडल नहीं कर पाया और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया तो इससे बस एक ही बात साबित होगी कि सेंट जीशांग ने इस बंदे को परखने में गलती की थी। वेल, ये सारी बातें सुनकर शाओलियांग उनसे पूछने लगी कि आप एग्जैक्टली हो कौन, मगर लियोचेन इसका जवाब नहीं देता। उल्टा उसने ही शाओलियांग से एक सवाल पूछा। वो कहता है कि तुम्हारा दिल ग्रेट डाओ के रास्ते पर निकल चुका है और तुम्हारा सारा फॉर्चून तुम्हें चेनपिंग के साथ शेयर करना होगा। तो बताओ फिर तुम आगे क्या करोगी? हो सकता है कि चेनपिंग की वजह से तुम्हारा फॉर्चून मिस फॉर्चून में बदल जाए। आफ्टर ऑल तुम दोनों मेरी थ्रेड की वजह से एक साथ कनेक्टेड हो। अगर तुमने चेनपिंग को अपने हाथों से खत्म नहीं किया तो हो सकता है वो तुम्हारे ग्रेट डाओ के रास्ते में बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाए। वेल, यही सारी बातें याद करके शाओलियांग की हालत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने चेनपिंग को मार देना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। और तभी चेनपिंग उससे पूछ रहा था कि मिस, आप ठीक तो हो ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा परेशान हो। साथ ही वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैंने तो इसे कुछ नहीं बोला, फिर ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही। अब यहाँ पर चेनपिंग उसे संभालने जाने ही वाला था कि उतने में ही उसकी फ्लाइंग सोर्ड अपने आप उसके माइंड स्पेस से बाहर आकर शाओलियांग पर अटैक कर देती है, क्योंकि उस सोर्ड ने शाओलियांग की किलिंग इंटेंट को पहचान लिया था। वहीं पर चेनपिंग शाओलियांग को बताने लगा कि अटैक मैंने नहीं किया, दरअसल ये सोर्ड हाल ही में अवेकन हुई है, तो ये मेरी एक भी बात नहीं सुनती और ना ही मैं इसे कंट्रोल कर पाता। वहीं पर शाओलियांग ने उस तलवार को तुरंत ही दूर पुश कर दिया। वो कहने लगी कि तुमने तो एक फ्लाइंग सोर्ड भी बनवा ली है, वाकई तुम्हारा नसीब तुम्हारा साथ दे रहा। देखो, मैं तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने आई थी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर औरत और मर्द के दरमियान का सारा रोमांस एक समय के बाद फीका पड़ जाता, चाहे उनकी मोहब्बत कितनी ही गहरी क्यों ना हो। एक ऐसा भी वक्त आएगा जब उनके दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा। प्यार और मोहब्बत ये चीजें बस शुरुआत में ही अच्छी लगती, उसके बाद वो हमारे ही पाँव की बेड़ियां बन जाती। और इसी वजह से मैंने फैसला लिया था कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगी और ना ही मेरे दिल में किसी और के लिए जगह होगी। मैं शाओलियांग खुद को पूरी तरह से ग्रेट डाओ के हवाले सौंप चुकी हूँ, लेकिन अब हम दोनों की तकदीरें आपस में जुड़ गई हैं। तुम मेरे ग्रेट डाओ की पाथ का बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बनोगे। अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें खत्म करके तुम्हें रास्ते से हटा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। बस एक बात याद रखना, जब वो दिन आएगा जिस दिन तुम्हारी मौत होगी, उस दिन तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। अब ये सुनकर चेनपिंग और उसकी तलवार दोनों भी शॉक हो गए। वो कह रहा था कि शायद मैंने ये कुछ गलत सुन लिया। क्या आप एक बार फिर से बता सकते हो कि आपने अभी क्या बोला था?
मगर शाओलियांग उसे बस गुस्से वाला लुक देकर वहाँ से रवाना हो गई। सो गाइस ये सीन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि लियो चेन ने इन दोनों की किस्मत को एक साथ क्यों जोड़ा। तो मैं इसे थोड़ा सा सिंपल करके बताने की कोशिश करूंगी। दरअसल ये लियो चेन वही फॉर्चून टेलर है जिसने चेनपिंग और निंग्याओ को सीजन 1 में इंट्रोड्यूस किया था। ये बंदा चेनपिंग के फेट को दूसरों के साथ कनेक्ट करवा के उसका रिजल्ट देखना चाहता है और इसका सीधा चेनपिंग की ग्रोथ पर असर होगा। यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि लियो चेन चेनपिंग का दुश्मन है, बल्कि वो तो बस चेनपिंग को ग्रो करवाने में उसकी हेल्प करना चाहता, बस इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। इधर शाओलियांग चेनपिंग को काफी बड़ी कश्मकश में डालकर वहाँ से जा चुकी थी और अब सीन शिफ्ट होकर हम उस एल्डर को देख पाते जो कि अपने हाथ पर चेनपिंग का पता लेकर जंगलों में भाग रहा था। वो कहता है कि मुझे कुछ भी करके इस बंदे को ढूंढना पड़ेगा और उतने में सुइजैंग उनके सामने आ गए। सो गाइस असल में सुइजैंग ही इनके ग्रैंडसन थे और जैंग इन्हीं की हाफ सोल फॉर्म है। यहाँ पर एल्डर सुइजैंग से पूछने लगे कि बताओ तुम कौन हो, तुम मेरे ग्रैंडसन नहीं हो सकते, बताओ तुमने उसे कहाँ पर छुपा के रखा है, जल्दी से मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। मेरा बच्चा हेवन के अंडर सबसे ज्यादा स्मार्ट और गिफ्टेड है, लेकिन मैं ही उसके लायक नहीं था, मेरी वजह से उसे घर छोड़कर जाना पड़ा। मैंने उसे गलत नाम दिया था और उसी गलत नाम की वजह से बदकिस्मती उसके सिर पर आ गई। तो सुइजैंग उनसे कहने लगे कि अब तुम्हारे ग्रैंडसन ने अपना नाम बदल दिया है, वो चांद नहीं बल्कि जैंग बन गया। जिस पर एल्डर कह रही थी कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं खुद उसे एक अच्छा नाम देना चाहता हूँ ताकि दोबारा कभी उस पर बदकिस्मती का पहाड़ ना टूटे। और फिर वो सुइजैंग को साइड में पुश करके वहाँ से भागने लगे। वो कह रही थी कि मुझे मेरे ग्रैंडसन से मिलना है और उसके लिए मुझे उसके मास्टर से मिलना पड़ेगा। मैं उसे नया नाम देकर पूछना चाहता हूँ कि क्या वो इस नाम से खुश है। इधर सुइजैंग कह रही थी कि वाकई इनसे मिलकर तो एक लंबा अरसा बीत गया, ऐसा लगता है कि मानो ग्रैंडफादर से मिलकर पूरे एक जन्म बीत गया। वही दूसरी तरफ शुई अपने फादर से पूछ रही थी कि आप इस सोड को फोर्ज करने में मुझे मदद क्यों नहीं करने दे रहे। तो मास्टर रुआन बताने लगे कि क्या तुम्हें पता है मैं निंग्याओ की सोड फोर्ज करने के लिए राजी क्यों हुआ था। तो शुई उन्हें बताती है कि निंग्याओ ने आपको बहुत बड़ा ड्रैगन स्लिंग प्लेटफॉर्म दिया था जो कि एक तलवार को फोर्ज करने की कीमत से कई गुना ज्यादा था। तो मास्टर रुआन कहती कि ना बात बस इतनी सी नहीं हो सकती, दरअसल ये सोड मैं खुद मेरे सेक्ट के लिए बना रहा हूँ जिसका मैं फाउंडर बनूंगा। तो इस तलवार को आगे चलकर चाहे कोई भी यूज क्यों ना करे, ये तलवार हमेशा स्पेशल रहेगी और मैं नहीं चाहता कि तुम इसे फोर्ज करते हुए एक्सीडेंटली अपने ट्रू फायर को अनलिश कर दो। इससे तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में सबको पता चल जाएगा। और वैसे भी स्मॉल टाउन का माहौल इतना ज्यादा खराब है कि यहाँ पर जरा सा भी कुछ हो जाए तो ये बात एक ही पल में पूरे की पूरे टाउन को पता चल जाती। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में सबको पता चल जाए। साथ ही वो गुस्से में शुई को बता रही थी कि बस तुम देखती जाओ, जैसे ये सोड फोर्ज होकर तैयार हो जाएगी वो कमीना चेनपिंग इस तलवार को निंग्याओ तक पहुंचाने के लिए मरा जाएगा। चेनपिंग उस निंग्याओ से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेकरार है। उस बेवकूफ ने इतना भी पता नहीं लगाया कि उसे कितना लंबा सफर तय करना पड़ेगा। हमारे स्मॉल टाउन से निंग्याओ का इन्वर्टेड माउंटेन हजारों मील दूर है, मगर फिर भी ये बेवकूफ वहाँ जाएगा, एक लंगूर अंगूर को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो शुई उन्हें बताने लगी कि चेनपिंग उस बंदी को पसंद करता है, इसलिए आप बीच में मत आओ, उनकी बस पसंद की बातें हैं। ऐसा तो है नहीं कि चेनपिंग उसके साथ शादी करेगा, और हाँ अगर शादी करेंगे तब उनके बैकग्राउंड्स को जज किया जाएगा, मगर फिलहाल बस चेनपिंग उस लड़की को पसंद करता है। मास्टर रुआन तो ये सब सुनकर ही हैरान हो गए। वो कहते हैं कि तुम तो सब कुछ पहले से ही जानती थी। जिस पर शुई कहने लगी कि चेनपिंग सिर्फ एक ही बंदी से प्यार करेगा और वो है निंग्याओ। साथ ही यहाँ पर हम शुई को थोड़ा सा मायूस होता हुआ देख पाते हैं क्योंकि वो खुद भी चेनपिंग को पसंद करती थी, मगर चेनपिंग की खुशी में खुशी ढूंढने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद हमें चेनपिंग और निंग्याओ की पुरानी बातें दिखाई जाती हैं। चेनपिंग निंग्याओ को बता रहा था कि हम अक्सर ही दरवाजे पर डेटीज के पोस्टर लगाते हैं ताकि डेटीज हमें प्रोटेक्ट करे। तो क्या तुम्हारे टाउन में भी ऐसी रिवाज है? जो सुनते साथ ही निंग्याओ को ग्रेट वॉल की याद आने लगी जहाँ पर खून खराबे के अलावा और कुछ नहीं था। वो चेनपिंग से कहती कि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो जगह तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। वहाँ पर जब कोई सोड इमॉर्टल मारा जाता तब उसे ग्रेव भी नसीब नहीं होती। वहाँ न कोई त्योहार है और ना ही कोई गार्डियन डेटीज। जो भी वहाँ पर पैदा होगा वो अपने एंसेस्टर जैसे उसी जगह पर अपनी जिंदगी बिता देगा। वो हावरान राल्म की खुशहाली को कभी विटनेस नहीं कर पाते। वहाँ की हर एक औरत एक ऐसी तलवारबाज के साथ शादी करना चाहती जो उससे भी 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हो, और जब उसका हस्बैंड मारा जाएगा तब उनका बच्चा भी एक सोड इमॉर्टल बनेगा। वहाँ पर आज तक भी किसी सोड इमॉर्टल की प्रेम कहानी पूरी नहीं हुई, सब कहानियाँ अधूरी हैं। जब किसी लड़की का प्यार खो जाता है तब वो उसकी याद में ही हर बार तलवार उठाती
उनका हर एक स्ट्रोक उनकी मोहब्बत की छाप उनकी रूह पर छोड़ देता। सो ये थी सोर्ची ग्रेट वॉल की प्रेम कहानियाँ जो कभी पूरी नहीं होती। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर चेनपिंग तलवार की प्रैक्टिस करते हुए निंग्याओ के बारे में ही सोच रहा था। वो कहता है कि बस मास्टर वान जल्दी से उस तलवार को फोर्ज कर ले। एक बार वो सोर्ड फोर्ज हो गई, फिर निंग्याओ के पास उसकी खुद की एक तलवार होगी और मेरे पास भी मेरी एक सोर्ड रहेगी। फिर हम दोनों अपनी तलवारों को अलग अलग नाम देंगे। एक का नाम होगा डीमन टेमर और दूसरी होगी इवल स्लेयर। चेनपिंग तो इस तरह से इमेजिनेशन कर रहा था मानो ये तलवारें ना होकर उन दोनों के बच्चे हो। और उसी वक्त चेनपिंग की फ्लाइंग सोर्ड भी माइंड स्पेस से बाहर आ गई। तो चेनपिंग उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए मॉर्निंग स्टार ये नाम सोचा। आफ्टर ऑल तुम नए साल के पहले दिन इस दुनिया में एक तलवार के फॉर्म में पैदा हुई थी। मगर वो फ्लाइंग सोर्ड तो बड़े ही मजे के साथ चेनपिंग को कूटने के लिए दोबारा से उसके पीछे पड़ गई। इधर फायर पाइथन और शाओटोंग में भी अब काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। शाओटोंग फायर पाइथन का एक पटाखा चुरा कर इधर उधर भाग रहा था, तो फायर पाइथन ने सीधे उसके मुंह पर अपनी आग बरसा दी, जिससे तो पटाखा भी जलने लगता है। जो देख चेनपिंग कह रहा था कि जल्दी से उसे फेंक दो वरना तुम भी फट जाओगे। मगर तभी वहाँ पर काफी जबरदस्त ऑरा रिलीज हो गई। दरअसल एल्डर चेंग वहाँ पर पहुँच गए थे। वो चेनपिंग से पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारा ही नाम चेनपिंग है। तो वो कहते हैं हाँ सीनियर, बताए मैं आपकी क्या मदद कर सकता। तो एल्डर बताने लगे कि मैं चान का ग्रैंडफादर हूँ, वही चान जिसने अपना नाम बदल कर जैंग रखा, और तुम हो उसके मास्टर। जिस पर चेनपिंग कह रहा था हाँ आप कह सकते हो कि मैं उसका मास्टर हूँ। जो सुनते साथ ही एल्डर उससे पूछने लगे कि बताओ मेरा जैंग कैसा है, क्या किसी बंदे ने उसे बुली किया। तो चेनपिंग कह रहा था ना, उसे कोई बुली नहीं कर सकता, बल्कि वो खुद ही दूसरों की वाट लगा देता है। जो सुनते साथ ही एल्डर चेंग जोर जोर से हंसने लगे और फिर उन्होंने अचानक से चेनपिंग के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे चेनपिंग बड़ी ही तेजी के साथ जाकर दीवार पर पटक जाता है। ये सब देखकर ही दोनों पाइथन्स काफी ज्यादा पैनिक हो गए। एल्डर चेंग कह रहे थे कि वैसे तो तुम मेरे ग्रैंडसन के मास्टर हो, तो उस हिसाब से मैंने तुम्हारे सामने रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए, लेकिन तुम इज्जत के लायक नहीं हो। तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो जो अभी तक ढंग से तीसरे राउंड पर भी नहीं पहुंच पाया, तो फिर तुम्हारे जैसा कमजोर बंदा मेरे जैंग का मास्टर कैसे बन सकता। आगे चलकर अगर उस पर कोई मुसीबत आई तो क्या तुम सिर्फ दूर से बैठकर तमाशा देखोगे? ना, ऐसा तो नहीं चलने वाला। एक मास्टर अपने डिसाइपल के मुकाबले हमेशा पावरफुल होना ही चाहिए। और फिर वो चेनपिंग को हवा में उठाकर कहने लगे कि चलो मुझे किसी सेफ जगह पर लेके जाओ, वहीं पर मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद करूंगा। तभी शाओटोंग मटके के पीछे छुपकर एल्डर से कहने लगा कि आपकी शक्ल से ही पता चल रहा कि आप एक नंबर के जालिम इंसान हो, तो आपके जैसा कमीना बंदा मेरे मास्टर की मदद कभी भी नहीं कर सकता। जो सुनकर एल्डर ने सिर्फ उसे एक लुक दिया तो ये दोनों पाइथन डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इधर चेनपिंग की सोर्ड भी हरकत करने लगी थी और उतने में वो एल्डर कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, थोड़ी देर में मैं अपने होशो हवास पूरी तरह से खो दूंगा, इसलिए अब मेरा ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और अगर तुम नहीं माने तो एक ही मुक्के में तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। जो सुनते साथ ही चेनपिंग ने भी अपने पाँव से उसके गले को जकड़ लिया। अब ये देख एल्डर कहते अरे वाह, एटलीस्ट तुम में थोड़ी बहुत पावर्स तो मौजूद हैं, तुम एक क्वालिटी मटेरियल हो। अगर तुम किसी बेवकूफ मास्टर की गाइडेंस में ट्रेनिंग करोगे तो चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा दो तुम कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं काफी ज्यादा अलग हूँ। और अब वो मास्टर चेनपिंग पर एक और पंच हिट करने ही वाले थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज आई। दरअसल माउंटेन गॉड वेबो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो एल्डर से कहने लगे कि अगर आप चाहो तो मैं आपको बैम्बू हाउस ले जा सकता हूँ, वहाँ पर आपको प्राइवेसी मिलेगी। उन्हें देख एल्डर कहने लगा कि एक लंबे अरसे के बाद मैं एक प्रॉपर माउंटेन गॉड को देख पा रहा हूँ जिसने अच्छे से कपड़े पहने हैं और मेकअप भी लगाया है। जैसे ही मैं अपनी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ को रिगेन कर लूँ फिर मैं तुमसे भी मिलने पहुँच जाऊंगा, तुम्हारे साथ फ्रेंडली बैटल करके मजा आने वाला है। जिस पर वेबो कह रही थी कि सीनियर प्लीज मुझे बख्श दीजिए, मैं लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता, और वैसे भी आपको चेनपिंग की ही मार्शल फाउंडेशन रिफाइन करने में इतना वक्त लगेगा कि आप खुद मेरे साथ ड्यूल नहीं करोगे। और फिर क्या वेबो ने एक चुटकी बजाती ही सभी लोग वहाँ से गायब होकर बैम्बू टावर के सामने पहुंच गए। वहां आते साथ एल्डर चेंग ने चेनपिंग को धड़ाम से जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद वो सीधे बैम्बू हाउस की बालकनी में कूद गए। उनके वहां आते साथ ही शीशांग ने सेटअप किए हुए स्पेल्स की एनर्जी उनके अंदर समाने लगती है। जो देख एल्डर कह रहे थे कि ये जगह तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, इस पावर की मदद से अब कुछ 1-2 घंटे तक मेरा माइंड पूरी तरह से स्टेबल रहेगा, तो क्यों ना आप सीधे काम की बात की जाए। जिसके बाद वो चेनपिंग से कहने लगे कि इस दुनिया को मार्शल आर्ट की सिर्फ
9 रेल्म्स का ही नॉलेज है। उन्हें 9वीं लेवल की बात की ग्रेट रेल्म्स के बारे में कोई आइडिया नहीं, और तुम फिलहाल सिर्फ 3rd रेल्म के किनारे पर पहुंच पाए हो। अगर हम दोनों की मुलाकात नहीं होती तो तुम भी दूसरों जैसे 9वीं रेल्म पर ही पहुंचने के चक्कर में अपना सारा फाउंडेशन खराब कर देते। तो अब गौर से सुनो, कल्टीवेशन की दुनिया में शॉर्टकट्स नहीं चलते। तुमने अभी तक जो प्रोग्रेस की थी वो भी ठीक है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। जो सुनते साथ ही चेनपिंग तुरंत ही उनके सामने रिस्पेक्ट पेश करता है। एल्डर उससे पूछने लगे कि चेनपिंग, क्या तुम मुश्किलों को झेल पाओगे? अब चेनपिंग इस पर कोई जवाब दे पाई इससे पहले ही शाओटोंग कह रहा था कि मास्टर इस बुढ़े की बातों में मत आइए, वरना बेवजह ही आपको ही धो देगा। तभी एल्डर कहते हैं कि एक तो हाँ बोलो या फिर ना बोलो। तो चेनपिंग ने तुरंत ही हाँ बोल दिया। जो सुनते साथ ही शाओटोंग अपना सिर पकड़ लेता है। वो फायर पाइथन से कह रहा था कि अब हमने अपने मास्टर की अंतिम यात्रा की तैयारियां कर लेनी चाहिए। इधर एल्डर चेंग चेनपिंग को बता रहे थे कि जो बंदा सफरिंग को फेस करके मजबूत होगा वही इस पाथ पर चल सकता है। कल्टीवेशन के शिखर को छूने के लिए हमें कुत्ते जैसी जिंदगी जीनी पड़ती। तुमने हर रोज खुद को याद दिलाना है, अगर तुम्हें अपनी लाइफ को फुल्ली और आजादी से जीना है तो हर रोज हेवंस और डाउ के खिलाफ फाइट करनी पड़ेगी। चाहे कोई गॉड तुम्हारे रास्ते में आए या फिर तुम्हारा कोई राइवल, उनके खिलाफ फाइट करो और आखिर में तुम्हें खुद का भी मुकाबला करना होगा। तुम फाइट करोगे डिफेंस के लिए। वेल, यहाँ पर एल्डर चेंग की बॉडी से बड़ी ही डोमिनेटिंग ऑरा रिलीज हो रही थी। वो अपनी मूव शो करते हुए चेनपिंग को बता रहे थे कि तुम्हारी ब्रीदिंग इतनी भयानक होनी चाहिए कि अर्थ एंड हेवन भी उसके सामने कांपने लगे। इमॉर्टल्स को तुम्हारे सामने घुटने टेकने दो। इस दुनिया के हर एक मार्शल आर्टिस्ट को अपने पंचेस की पावर दिखाओ। हेवन ने भी तुम्हारी पावर की सराहना करनी चाहिए। वेल, इस ट्रेनिंग के बारे में स्मोकर यांग को भी पता चल गया था। वो कहने लगे कि वाह, एक सच्चा कल्टीवेटर यहाँ पर आ चुका है। ये तैयार है अर्थ एंड हेवंस का मुकाबला करने के लिए। और तभी शीशांग उनसे मिलने पहुँच गया। वो कह रहा था, एल्डर बताया आपने मुझे याद कैसे किया? जिस पर एल्डर यांग कहते कि मैं चाहता हूँ तुम चेनपिंग का भविष्य रीड करो। तो शीशांग तुरंत ही इसके लिए राजी हो गया। वो अपनी डिविनेशन की काउंटिंग करते हुए बताने लगा कि कई सारे माउंटेन्स चेनपिंग का रास्ता ब्लॉक करेंगे, मगर वो उन्हें चीरते हुए आगे बढ़ेगा। जल्द ही उसे एक लंबे सफर पर निकलना होगा और उसी रास्ते में यानी कि साउथ में चेनपिंग को उसका फॉर्चून हासिल होगा। जो सुनते साथ एल्डर यांग खुश हो गए। दरअसल वो खुद चेनपिंग को निंग्याओ की तलवार लेकर इन्वर्टेड माउंटेन पर भेजने वाले हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि चेनपिंग यहाँ पर रुककर खतरे में पड़ जाए। भले एल्डर यांग ये बात कभी जाहिर ना करते हो, मगर वो चेनपिंग को लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद थे। और अब शीशांग वहाँ से सीधे अपने घर वापिस आ गया। तभी उसका क्ले सर्वेंट उससे कहता है कि आप एक लंबे सफर पर जाने वाले हो, तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? जिसके लिए शीशांग तुरंत ही राजी हो गया। साथ ही वो सर्वेंट कहता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ? जिस पर शीशांग कहने लगा कि ये सवाल काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर सच बताओ तो मैं ये भी पता नहीं कर पाया कि मैं खुद कहाँ से आया हूँ। हम दोनों अपने ओरिजिन्स के बारे में नहीं जानते, तो क्यों ना इस दुनिया को एक्सप्लोर करें। इस तरह से हम अपने ओरिजिन्स के बारे में भी पता लगा सकते। जो सुनते साथ ही वो सर्वेंट काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि अब तो मैं आपको हर जगह फॉलो करूंगा। और उतने में ही शीशांग का छोटा भाई बाउजिन वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे वहाँ देखते साथ ही वो क्ले सर्वेंट तुरंत ही वहाँ से चला गया। जिसके बाद शीशांग अपने भाई से कहता है कि बचपन में बाओपिंग काफी ज्यादा शरारती थी। उसे तो मछलियों को पालने का इतना शौक था कि हम उसे चाहकर भी रोक नहीं पाए। तो बाउजिन ताना मारते हुए कहने लगा कि हाँ, उसकी हर एक बात को माना जाता है। उसी की वजह से हम दोनों की लड़ाइयाँ भी बंद हो गई। और अगर सच बताओ तो मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र रहती थी। तुम तो दिन भर किताबों के ढेर में गड़े रहते हो, तो मुझे डर था कि तुम एक ना एक दिन किसी सोडी मॉडल का शिकार बनोगे। मगर अब पता चल रहा कि मैं तो बेवजह ही तुम्हारी फिक्र करता था। जब हमारी लीजू केव हेवन कोलैप्स हुई तब यहाँ पर कोई कल्टीवेट नहीं कर पा रहा था, मगर तुम तो 5वीं रेल्म की मिड लेवल पर भी पहुँच गए। काश मेरे पास तुम्हारी जैसी किस्मत होती। वेल, यहाँ पर बाउजिन को अपने भाई की प्रोग्रेस से काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही थी और इस बात को शीशांग ने भी भाप लिया। वो कहता है, बाउजिन, गलत रास्ते पर तरक्की करने से बेहतर है अच्छे रास्ते पर ठोकरें खाओ। तुम्हारी हरकतों की वजह से हमारी फैमिली बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है, इसलिए वक्त है तो अपनी आदतें सुधार लो। मगर बाउजिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि भाई, आपको पता है ना, मुझे किसी के लेक्चर सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर, तुम तो भविष्य बताने में माहिर हो, तो क्यों ना तुम मेरा भी फ्यूचर रीड करो। क्या इस मिस फॉर्चून से बाहर निकलकर ग्लोरी हासिल करने के मेरे कोई चांसेस है? जिस पर शीशांग मायूस होते हुए कहने लगा कि अगर तुम्हारा दिल ही बदल नहीं सकता
सकता तो फ्यूचर के बारे में बता के ही क्या फायदा। गाइस ये शीशंग फुल टू सेंट जीशंग की वाइफ देता है। वो बाओजिन को एक टैलिस्मान देते हुए कहने लगा कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, तो तुम इसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझकर रख सकते हो। और हाँ, मेरे वापिस आने तक ऐसी कोई हरकतें मत करना जिसके लिए मुझे बाद में शर्मिंदा होना पड़े। और अब शीशंग वहाँ से चला गया। बाओजिन कह रहा था कि हर फैमिली में कोई न कोई ऐसा जरूर होता है जो उस फैमिली के कड़वे बर्डन को कम करे। लगता है ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। इस किताबी कीड़े से तो कुछ भी नहीं होने वाला। और अब सीन शिफ्ट होकर हम एंसेस्टर साओजी को देख पाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बाप एक नंबर का शराबी था। उसने मेरी माँ को एक कॉपर कॉइन के लिए काफी बुरी तरह से पीट दिया। उसकी तो जान जाने वाली थी, मगर फिर भी मेरी माँ ने एक कॉइन उसके हाथ नहीं लगने दिया। उस बेचारी की लाइफ का एक भी दिन खुशी से नहीं गुजरा, लेकिन उसने मेरे जैसे बेटे को रेस किया था। मैंने भी कसम खाई थी कि मैं अपनी मदर के लिए सोने चांदी के पहाड़ बनाऊंगा, उसे इस दुनिया की हर एक खुशी दूंगा। लेकिन ये किसे पता था कि मेरे कामयाब होने से पहले ही वो इस दुनिया से चली जाएगी। अब मैं एक इमॉर्टल हूँ, लेकिन मेरा घर खाली पड़ा है और आज मैं अपनी माँ को काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तो साजुन उनसे कहता है कि एंसेस्टर, आप ऐसे मौसम में दुख भरी कहानियाँ मत बताएं, वरना हम सबका मूड खराब हो जाएगा। और उतने में ही शीशांग का छोटा भाई बाओजिन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो एंसेस्टर से कहने लगा कि न जाने कितने ही सारे लोग चुपके से स्मॉल टाउन में आकर सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर सुइजैंग आई, आप आ गई और सोड कल्टीवेटर जू भी आया। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप सभी लोग मिलकर बाइजू लिजाओ कॉन्टिनेंट की सोड इमॉर्टल जीशे को मारना चाहते हो। जिस पर एंसेस्टर साओजी कहने लगे कि बच्चे, तुम तो इस मैटर को बड़े ही हल्के में ले रहे। अगर यहाँ पर फाइट हुई तो इस आग में स्मॉल टाउन भी बर्बाद हो जाएगा। तो बाओजिन उनसे कह रहा था कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से जीशे को मार पाओगे। दरअसल मुझे डाली डायनेस्टी ने सदर्न वाटर्स की पूरी अथॉरिटी दी है। जिस पर साओजी कह रहे थे कि चलो फिर देखते हैं डाली का इंटेलिजेंस कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तभी बाओजिन उनसे कहता है कि मुझे पता लगा आप चेनपिंग के बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे। दरअसल स्मॉल टाउन में 2 चेन क्लैंस थे, उनमें से एक क्लैन पूरी तरह से यहाँ से मूव आउट हो गया और दूसरा चेन क्लैन यहीं पर रह गया। उन्होंने हमेशा दूसरे फैमिलीज की गुलामी की और चेनपिंग भी उन्हीं में से एक है। अब वो चेन फैमिली का अकेला मेंबर है जो इस टाउन में रहता आ रहा। अगर इसका लाइफ बाउंड पोर्सलिन उसके बचपन में ब्रेक ना होता तो चेन क्लैन का सारा फॉर्चून जो इस टाउन में है वो अकेले चेनपिंग को मिलता। चेनपिंग अकेला ही इस पूरे फॉर्चून का असली हकदार होता, लेकिन चेनपिंग निकला एक नंबर का लूजर, उसे तो फॉर्चून नहीं मिल पाया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चेनपिंग का सारा फॉर्चून कहाँ चला गया। ये सारी बातें सुनकर साओजी उससे कह रहे थे कि तुम तो काफी सारे सीक्रेट जानते हो, बताओ तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए, और अगर तुमने कोई फालतू बात बताई तो यही तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी बाओजिन उनसे कहता है कि लीजू केव हेवन में जो भी बच्चा पैदा हुआ उसका जन्म से एक पोर्सलिन था, एक ऐसा बर्तन जो उस बंदे की किस्मत की चाबी होगा। और अब यहाँ पर आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। दरअसल मेरे बड़े भाई शीशंग का कोई पोर्सलिन नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो कभी भी हमारी ली फैमिली का मेंबर था ही नहीं। वेल, जब ये सीक्रेट रिवील हुआ तब आसमान में बिजलियाँ कड़कने लगी और आखिरी सीन में हम देख पाते हैं शीशंग को जो कि एक बड़े से पेड़ के सामने खड़ा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।